नमस्कार दर्शकों, मैं सीनियर एडिटर दिनेश गौतम। इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराना चाह रहा हूँ जो हाड़ौती के ही रहने वाले हैं और आयुर्वेद विभाग में कार्यरत हैं। वर्तमान में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त हैं। इनसे हम इनके आयुर्वेद के बारे में जानेंगे, आयुर्वेदिक पद्धति के बारे में जानेंगे, साथ ही आज आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की ऐसी शख्सियतें हमारे साथ सहायक निदेशक आयुर्वेद रेवती रमन जी पारिक साहब से आयुर्वेद से संबंधित सभी जानकारियां हम हासिल करेंगे। आइए बात करते हैं रेवती रमन पारिक साहब से। पारिक साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर। पारिक साहब, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर रेवती रमन पारिक वर्तमान में आयुर्वेद विभाग संभाग कोटा में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ और पिछले 5 वर्ष से यही कार्य कर रहा हूँ। मूलतः कोटा जिले का ही रहने वाला हूँ और भारतीय संस्कृति, भारतीय चिकित्सा पद्धति, भारतीय साहित्य, इनके उन्नयन के लिए विचार रहता है कि कुछ करें। डॉक्टर पारिक साहब, आयुर्वेद के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, आयुर्वेद अर्थात आयुर्वेद का ज्ञान जहाँ मिले वो है आयुर्वेद। आयु का मतलब है बच्चा पैदा हुआ और जब अंत समय है उसके बीच का जो कार्यखंड है, कार्यकाल है, वो पूरी एक आयु कहलाई। बिल्कुल। उस पूर्ण जीवन काल में उस व्यक्ति के क्या बीमारी हुई, क्या बीमारी नहीं हुई, अथवा बीमारी नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए, ये सब जानकारियां जिस ग्रंथ में है उसका नाम है आयुर्वेद। अब आयुर्वेद हमें क्या सिखाता है, हम स्वस्थ कैसे रहें। नंबर 1 जी, बीमार होने पर तो चिकित्सा बहुत सी, कई चिकित्सा पद्धतियां हैं, पर आयुर्वेद ये बोलता है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ ही कैसे रहे, बीमारी ना हो, ये बताता है आयुर्वेद। दूसरा, बीमार अगर हो जाए तो आतुरस्य विकार प्रशमनम, बीमार हो गया तो उसकी बीमारी कैसे दूर हो, ये आयुर्वेद का सेकंड मोटो। पहला स्वस्थ रहे, इसके बारे में अभी वो चर्चा करते हैं अभी अपन। ठीक। पारिक साहब, आप सहायक निदेशक हैं, आपके अधीन पूरा संभाग आता है या जिला आता है? क्या स्थिति है वहाँ के औषधालयों की? देखिए, ज्यों-ज्यों राजस्थान सरकार और भारत सरकार भारतीय सभी विषयों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसमें एक विषय यह भी है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति जो आयुर्वेद है उसका पूर्ण विकास हो। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार से आयुष के माध्यम से हमारे राजस्थान में बहुत बजट आ रहा है और राजस्थान गवर्नमेंट भी अपने स्तर पर बहुत सा बजट हमारे लिए दे रही है। जी, इसमें दवाइयों के लिए बजट है, हमारे डिस्पेंसरियां जो गांवों में जिनकी माली हालत खस्ता है जी, उनकी नई बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा आ रहा है। जिन बिल्डिंग्स में पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, शौचालय की सुविधा नहीं है, उनमें भी पैसा आ रहा है इसके कार्य के लिए। जी। जिस डिस्पेंसरी का पट्टा नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, उसके लिए भी काम कर रहे हैं कि वहां पर रजिस्ट्री पट्टा हो और बिल्डिंग हमारी खुद की बने। बहुत पैसा आ रहा है। जी। पारिक साहब, देखा जाता है कि पहले जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो औषधालय हुआ करते थे वह किसी कमरे में एक टेबल कुर्सी पे चलते थे। आज वर्तमान में क्या स्थिति है? आप सब जगह जाते हैं और आपने नजदीक से देखा भी है। सर, वर्तमान में
आयुर्वेद औषधालयों का नक्शा ही बदल गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जी इस नाम से कोटा में 31 औषधालयों का कायाकल्प किया जा रहा है। उन सब की बिल्डिंग, उनका रिनोवेशन, उनकी रंग रोगन पुताई, इसका बहुत पैसा आ रहा है। वहाँ पर फर्नीचर आ रहा है, कई सारी जो है अच्छी चेयर आ रही है, टेबल आ रहा है, यहाँ तक कि कंप्यूटर, छोटा फ्रीज, टेस्ट करने के सामान, ऐसी कई जो चीजें हैं, योगा मैट और भी कई चीजें हैं, डस्टबिन, कई चीजें हैं, हजारों का बजट आ रहा है। जी ऐसे 31 औषधालय तो कोटा जिले में हैं, जो क्रमशः जी 3 वर्ष में हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी यही अवस्था, यही चीज पूरे राजस्थान में जो चयनित आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं वहां पर हो रही है। वहां पर बहुत बजट आ रहा है, दवाइयाँ अच्छी आ रही है, उनकी लोकेशन, उनकी पोजीशन बहुत अच्छी अवस्था में है। जी। कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है सर आपका? मैं अभी कोटा संभाग में कार्यरत हूँ। तो कोटा संभाग के अंतर्गत जिला बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़, जी ये 4 जिले हमारे नियंत्रण में हैं। और उन चारों की मॉनिटरिंग के लिए मैं और हमारे अतिरिक्त निदेशक महोदय, हम दोनों ही बराबर निरीक्षण करते हैं। वहाँ पर जो भी कोई कमियां हमें दिखाई देती हैं, चाहे स्टाफ की हो, चाहे औषधियों की हो, चाहे बिल्डिंग की हो, हम तुरंत उसका समाधान करते हैं। और उच्च स्तर से अजमेर हमारा जो निदेशालय है, अथवा राज्य सरकार जयपुर से, वहाँ से जो भी कोई दिशा निर्देश हमें मिलते हैं आयुर्वेद विभाग के उन्नयन के लिए, हम तुरंत फील्ड तक वो बात पहुँचाते हैं। और रूट लेवल से हम काम स्टार्ट करते हैं कि आयुर्वेद का काम आगे तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, लोगों में विश्वास बढ़े। जी। डॉक्टर पारिक साहब, वैसे आयुर्वेद जो है वो एक रसोई में मिल जाता है, जी लेकिन कुछ वर्षों से आयुर्वेद के प्रति मतलब लोगों का एक रुझान बढ़ा है, तो इसे किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, समय चक्र है। जी जब आदमी खुद अध्ययनशील हो जाता है, अथवा दृश्य श्रव्य, जिस तरह से आपका चैनल है, जी वर्तमान में जो दृश्य श्रव्य के जो यांत्रिक अनुभूतियां लोगों को हो रही है मोबाइल से, तो निश्चित रूप से कोई अध्ययन करने वाला आदमी कोई चीज पढ़ेगा, उसको अपने मोबाइल पे डालेगा, अथवा आप अपने चैनल पे दिखाएंगे, तो पब्लिक उसको देख करके सोचेगी कि यह औषधि अथवा ये दवा निरापद है, कोई बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं करती है, तो इसको उपयोग में लूं। और आज का जो मानव है वो बहुत समझदार है, बहुत एक्टिव है। निश्चित रूप से वो तुलना करता है कि मॉडर्न पैथी में और आयुर्वेद में, अथवा होम्योपैथी में, जी अथवा जो भी विकल्प हैं, जी उनमें क्या निरापद है, क्या मेरे लिए अच्छी है, उसको लेने की कोशिश करता है। तो वर्तमान में इन्हीं सब कारणों से आयुर्वेद का प्रचार प्रसार बहुत अधिक हो रहा है। जी। डॉक्टर पारिक साहब, जो आयुर्वेद की जो रोग पद्धति है उसको किस तरह ठीक किया जाता है, मतलब एक रोगी को? हमारे जो शरीर है, आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष हमारे शरीर में माने गए हैं। और शरीर का निर्माण 5 महाभूतों से होता है। जी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण होता है। जब 5 तत्वों से शरीर का निर्माण है, तो 5 तत्वों की ही अधिकता से अथवा न्यूनता से शरीर में रोग होगा। अगर वो सब सम अवस्था में हैं, तो शरीर भी सम अवस्था में है। अगर वो कम ज्यादा हैं, तो शरीर बीमार होगा। उसी प्रकार से वात, पित्त और कफ, ये अगर सम अवस्था में हैं, तो ये शरीर का धारण करते हैं, अर्थात उस समय ये धातुएं कहलाती है। जी धारणात् धातवः, जो शरीर को धारण करे वो धातु। और जब ये बिगड़ जाते हैं, तब ये दोष कहलाते हैं। दूषणात् दोषः, जब जी ये हमारे शरीर को दूषित करते हैं, तब ये दोष कहलाते हैं। अब रही रोग को ठीक करने की अवस्था, बिल्कुल वात, पित्त और कफ, इनकी असमानता को ही समान करना, यही आयुर्वेद का उद्देश्य है और यही चिकित्सा सूत्र है। जी या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातवः समा,
सा चिकित्सा। बस चिकित्सा क्या है कि जिस भी क्रिया पद्धति से हमारे शरीर की धातुएं, 7 धातुएं हैं, मल है, दोष है, दूष्य है, ये सम अवस्था में रहें जिस किसी भी उपाय से, बस वही चिकित्सा है जी। और वह आयुर्वेद है। डॉक्टर पारिक साहब, जो उपचार किए जाते हैं कि उसके कितने प्रकार से है इसमें? उपचार हमारे यहाँ उपचार के 2 खंड किए गए हैं, जी एक शोधन उपचार, एक शमन उपचार। जी प्राथमिक अवस्था में व्यक्ति जब आएगा तो उसको हम शमन चिकित्सा अर्थात औषधि चिकित्सा करेंगे। जी किसी का कफ बढ़ा हुआ है, खांसी है, जुकाम है, तो हम सामान्य अवस्था में अदरक, सौंठ, काली मिर्च, तुलसी, गिलोय इस तरह का उपचार करेंगे। परंतु वही कफ अत्यधिक अवस्था में बढ़ गया है, बार बार उस व्यक्ति को परेशान कर रहा है, तब हम जाएंगे शोधन चिकित्सा की ओर। शोधन चिकित्सा का मतलब है वो एक अलग से पूरा खंड आ गया जिसको हम पंचकर्म बोलते हैं। जी शरीर के ऊर्ध्व दोषों को निकालने के लिए वमन चिकित्सा, कफ निकल जाएगा जी और कफ से होने वाली बीमारियां शांत हो जाएगी। अगर हमारे शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त जनित बीमारियां बार बार हो रही हैं, तो हम उस व्यक्ति को एक निश्चित प्रक्रिया के तहत विरेचन कराएंगे, उसको जुलाब, दस्त लगवाएंगे, जी तो पित्त का पूरा शरीर से निर्हरण हो जाएगा और पित्त जनित बीमारियां शांत हो जाएगी। और फिर हम उसको कुछ समय के लिए शमन चिकित्सा देंगे पित्त को शांत करने की। इसी प्रकार से वायु अगर शरीर में बढ़ी हुई है तो हम उसको एक हमारे एनिमा बस्ती चिकित्सा पद्धति है, जी निरो बस्ती, आस्थापन बस्ती, तो उसका हम प्रयोग करेंगे तो वायु का शमन हो जाएगा और उसका शोधन हो जाएगा। उसके पश्चात हम जो भी कोई उसके शरीर में थोड़ी बहुत बीमारी है उसकी शमन चिकित्सा कर देंगे। तो 2 चिकित्सा पद्धतियां हो गई, चिकित्सा के भेद हो गए, शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा। जी ये हमारे आयुर्वेद का जी बेसिक है। डॉक्टर पारिक साहब, पहले यानी प्राचीन समय कुछ वर्षों पहले एक चूर्ण के रूप में पुड़िया दे दी जाती थी किसी मरीज को, और वह कड़वी भी महसूस होती थी, हाँ, कई लेते भी नहीं थे। लेकिन आज जो बदलाव आया है जी, इस क्षेत्र में, कई गोली कैप्सूल के रूप में भी आ रहा है, तो कितनी प्रगति इस क्षेत्र में हुई सर? देखिए साहब, प्रगति एक उन्नत चिकित्सा विज्ञान का एक प्रतीक है। जी और एक चीज मैं और स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से जी आम जनता तक, जो लोगों में भ्रांतियां हैं कि आयुर्वेद का चूर्ण वो कड़वा है, अर्थात आयुर्वेद की चिकित्सा कड़वी हो गई। बिल्कुल। परंतु ऐसा नहीं है, चूर्ण कोई दवा नहीं है। चूर्ण तो उस दवा का एक प्रकार है लेने का। जी अगर आपने उस औषधि को, मोटा अर्थ ले लें अपन, हल्दी, बिल्कुल हल्दी को आपने कूट लिया, छान लिया, वो हो गया हल्दी का चूर्ण। बिल्कुल। चूर्ण तो है हाँ। पर किसका? हल्दी का। जी। इसी प्रकार से आपने मिश्री ली, हाँ। उसको पाउडर किया और कागज में रखा, पुड़िया बनाई, वो क्या हो गया? मिश्री का चूर्ण। चूर्ण। तो चूर्ण क्या है कि एक कल्पना है, औषधि लेने की कल्पना है। बिल्कुल। अगर आपने उसी हल्दी को पानी डाल करके और गोली बना दी, वो गोली हो गई, टैबलेट। बिल्कुल तो दवा क्या कर रही है काम? हल्दी काम कर रही है, बिल्कुल। नीम गिलोय, अश्वगंधा, शतावरी काम कर रही है। पर हम किस रूप में उस पेशेंट को देना चाहते हैं, किस रूप में उसका अधिक प्रभाव है, ये परिकल्पना पे आधारित है। जैसे चूर्ण कर दिया, उसी को आपने पानी डाल करके गोली बना दी, उसी को आपने 1 गिलास पानी डाल करके और 1 या 2 चम्मच में डाल करके कढ़ाई में उबाला, भगोनी में उबाला, वो काढ़ा बन गया। तो वो प्रकार क्या हो गया? काढ़ा। आपको ये ध्यान जान करके आश्चर्य होगा कि कोरोना के समय पर ये भ्रांतियां हुई कि आयुर्वेद का काढ़ा ले लो, बिल्कुल। ऐसा होगा वैसा होगा। और आम आदमी एक ही बात करता, औषधि की बात नहीं करता हो बिल्कुल। कि साहब मुझे ये तकलीफ है, जुकाम है, खांसी है, अथवा मुझे ऐसा हो रहा है। नहीं नहीं, आप तो सब मुझे काढ़ा दे दो। भाई काढ़ा कौन सा? वो तो नहीं, सब काढ़ा। बात वही आती है कि काढ़ा उन्होंने मान लिया कि एक कोई चिकित्सा है, बिल्कुल। जबकि काढ़ा चिकित्सा नहीं है। काढ़ा तो 1 दवा अथवा 5 दवा अथवा 10 दवाओं का एक मिश्रण कूट पीस करके एक मिला हुआ मिश्रण है, जो कूट करके बिल्कुल बारीक कर देंगे तो चूर्ण कहलाएगा।
और उसके इतने टुकड़े कर दिए अपने जौ के बराबर, जी जौ कुट करके और 8-10 औषधियों को मिला दिया, वो परिकल्पना कहलाएगी क्वाथ, काढ़ा। बिल्कुल अब वो किन का हो सकता है, वो चिकित्सक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डॉक्टर आयुर्वेद का किन किन दवाओं को मिला करके काढ़ा बनाए। हमारे यहाँ क्या हुआ कि आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार और अजमेर के द्वारा, हमारे विभाग के द्वारा 15-20 ऐसी दवाइयां सेलेक्ट करके उनका काढ़ा बना करके हमें डिपार्टमेंट को दिया। बिल्कुल हमने उसका जो है हजारों क्विंटल काढ़ा लोगों को बांटा। तो निश्चित रूप से कोरोना में और कोरोना से होने वाली कई बीमारियों में उसने प्रभावी काम किया है। पर उसके बाद में भी आदमी आके एक ही बात कहता है कि साहब वो आयुर्वेद का काढ़ा, वो उसने हमें ठीक कर दिया, वही काढ़ा दो। भाई तू किस बीमारी से बीमार है, तू ये बता, हम हमारे हिसाब से काढ़े का निर्माण करेंगे, फिर तुझे देंगे। अगर तुझे पेट की तकलीफ है तो हम तुझे बीला, कुटज, सौंफ, अजवाइन इनका बना के काढ़ा देंगे। बिल्कुल अगर तेरे कोई सिर से रिलेटेड कोई बीमारी है तो हम अश्वगंधा, तगर, जटामांसी, शंखपुष्पी इसका बना के काढ़ा देंगे। तो काढ़ा तो एक परिकल्पना है, जी परंतु आम आदमी की भाषा में वो बन गया काढ़ा, और जो पाउडर हो गया वो हो गया चूर्ण। और अब रही बात आपका प्रश्न की वर्तमान में कितना हम सुधार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि हर एक सामान्य प्रकृति का आदमी जी अथवा कोमल प्रकृति का आदमी, छोटा बच्चा और महिलाएं, ये काढ़ा अथवा चूर्ण को लेने में परेशानी महसूस करते हैं। जी इसके लिए हमने कैप्सूल के रूप में उसी पाउडर का एक्सट्रैक्ट निकाला, सत्व निकाला मशीनों के माध्यम से, जी जी और कैप्सूल में भर दिया, तो उसकी डोज भी कम हो गई और लेने में आसान हो गया। दूसरा, उसका हमने सिरप का बेस बना दिया। जी सिरप बेस में उन दवाओं को तैयार करके और 100 ml की, 200 ml की बोतल हमने मार्केट में दी, तो उससे उस व्यक्ति को लेने में आसानी हो गई। सुबह शाम उबालने का जो झंझट था वो खत्म, और उस कच्चे पाउडर को लेकर के कहीं सफर में जाना वो परेशानी का एक सबब था, जी तो वो भी बंद। अपनी शीशी लेके जाओ, कैप्सूल लेके जाओ, सुबह निकाला कैप्सूल, शीशी पिया, शाम को निकाला, शीशी पिया। तो इस तरह से आम आदमी के लिए सुविधाजनक पद्धति आयुर्वेद बनती जा रही है। जी डॉक्टर साहब, आपने सही फरमाया कि कोरोना के समय वास्तव में ये जो काढ़ा का प्रयोग काफ़ी लोगों ने किया और उससे स्वस्थ भी हुए। डॉक्टर पारिक साहब, स्वर्ण प्राशन बच्चों के लिए भी शिविर आयोजित होते हैं, क्या है ये, किस तरह बच्चों को एक स्वस्थ प्रक्रिया रहती है बच्चों की? आयुर्वेद के 8 अंग हैं। जी जिस तरह से मॉडर्न में डिपार्टमेंट होते हैं, सर्जरी, जी ईएनटी, आई, मेडिसिन, उसी प्रकार से आयुर्वेद में भी प्राचीन समय से ही, आचार्य चरक और सुश्रुत के समय से ही आयुर्वेद के 8 अंग बताए हैं। कायी चिकित्सा, शालाक्य अर्थात ईएनटी, जी तो उसमें एक डिपार्टमेंट है कौमार भृत्य, अर्थात बच्चों का डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक जी डिपार्टमेंट, उसका हमारा नाम है कौमार भृत्य। कौमार बच्चे की अच्छा चिकित्सा करना। जी तो बच्चा कब माना जाएगा, जब वो पैदा हो गया, बिल्कुल तब से लेकर के और 16 वर्ष तक हम उसको बाल बच्चा मान करके उसकी चिकित्सा करेंगे। अब चिकित्सा तो कब करेंगे, जब वो बीमार हो जाएगा। बिल्कुल परंतु उद्देश्य आयुर्वेद का क्या है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, कि व्यक्ति बीमार ही ना हो। तो अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि आयु, बच्चा पैदा हुआ और अंतिम समय का बीच का जो कालखंड है वो संपूर्ण आयु मानी जाती है। जी तो बच्चा पैदा हुआ, माँ के गर्भ से बाहर निकला, बस वहीं से आप आयुर्वेद को स्टार्ट कर दीजिएगा। वो सिद्धांत है स्वर्ण प्राशन। जी हम क्या करते हैं कि आज से कुछ वर्षों पहले, अभी मॉडर्न ना, अभी अवस्था चेंज कर दी हम लोगों ने, जी वो भी आपको बताऊंगा मैं। पहले क्या क्या करते थे कि सोने की एक सलाखा होती थी, बिल्कुल सीख सलाखा, तो सोने की सलाखा से उसको शहद में डुबोते, शुद्ध शुद्ध अच्छा शहद हो बढ़िया, जी जी उसको डुबो करके और उस बच्चे की जुबान के ऊपर ओम लिखा करते थे। जी तो ऐसा मानते हैं कि वो जो स्वर्ण का स्पर्श उस नवजात बच्चे के जीभ के अंदर हुआ तो पूरी बॉडी के अंदर उसका प्रभाव हो जाएगा। बिल्कुल अब वर्तमान में क्या किया, हमारे कई फार्मेसियों ने उन ग्रंथों का अध्ययन करके
और उस बच्चे के लिए प्रारंभिक में क्या क्या ऐसी और भी औषधियां अच्छी हैं जो दी जाए। बिल्कुल। और कौमार भृत्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसका अध्ययन करके लोगों ने वर्तमान में एक ड्रॉप निकाल दी। अच्छा। बच्चा हुआ, उसको आप कहाँ लेकर के जाओगे और कौन सोने की सलाई से जो है दवा छिटाएगा। वर्तमान में लोगों ने क्या करा कि स्वर्ण की भस्म बनाई, बहुत माइन्यूट भस्म, जी जो शरीर में कहीं कोई दुष्प्रभाव नहीं करती, और कुछ मिलाया उसमें ब्रेन टॉनिक, जी उनको मिला करके शहद और हल्की सी मात्रा में गाय का घी, गौघृत शुद्ध, जी उनको मिला करके प्रोसेस ऐसा कर दिया कि एक ड्रॉप बना दी 15 ml की। वो जमती भी नहीं है जी और इजीली बच्चा ले सकता है। बच्चा पैदा हुआ होते ही एक बूंद उसके मुंह में डाल दो। जी वो 3 महीने तक एक बूंद डालो, उसके बाद में फिर दो दो बूंद डालो। एक तो प्रकार ये हो गया। एक प्रकार है कि उस बूंद को केवल महीने में एक बार, जब पुष्य नक्षत्र आता है तब डालो आप। जी तो उससे क्या होगा, उस बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी, बच्चे के बार बार जुकाम खांसी नहीं होंगी, बच्चा बार बार बीमार नहीं होगा, बच्चा देदीप्यमान कांतिमान बनेगा और बच्चा बुद्धिमान बनेगा। जी और उस पुस्तक का नाम है काश्यप संहिता, जो मैं भूल रहा था, जी काश्यप संहिता है। जी। डॉक्टर पारिक साहब, हार्डोतिक मैं एक प्रश्न आपसे और करना चाह रहा हूँ कि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के साथ साथ भी आप में कई प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। यानी आप नाट्य मंचन से भी जुड़े हुए हैं। ये सब कहाँ से आपने सीखा सर? देखिए, कुछ तो गॉड गिफ्ट होती है सर। जी ईश्वर व्यक्ति से जो काम लेना चाहता है वो निश्चित रूप से उसका ऐसा माहौल बना देगा, उसका ऐसा परिवेश बना देगा। और कुछ हमारे पिताजी रंगमंच से जुड़े हुए थे, गांव की रामलीला से जुड़े हुए थे। गांव में उन्होंने रामलीला भी शुरू करी और कृष्ण भगवान की रासलीला भी शुरू करी, जी और कई उस जमाने के जो फेमस नाटक हुआ करते थे वो नाटक भी करे। तो वो वंशानुगत गुण मिले हैं। वर्तमान में राघवेंद्र कला संस्थान के श्री आदरणीय ब्रजराज जी भाई साहब हैं, उनसे मैं जुड़ा। जो मंच की जो शिक्षाएं हैं, बारीकियां हैं, जी वो उनसे देखने को मिली। उसके बाद हमने कुछ प्ले जो बचपन में किए थे उन्हीं को बाद में भी आगे बढ़ाया। अभी लेटेस्ट हमने जी हिंदी साहित्य के अष्टछाप से 8 कवि हैं, 8 कवि फेमस हैं अष्टछाप के। उसमें से एक कवि हैं श्री कुम्मन दास, भक्त कवि हैं। जी ये वल्लभाचार्य जी के समय पे हुए और उनके शिष्य रहे। उनके जीवन दर्शन को लेकर के हमने 3 और 4 पार्ट में, 4 दृश्यों में उनके जीवन को समझाने का कोशिश किया। उसमें मुख्य सूत्रधार की भूमिका करी, और वो जो नाटक रहा वो कई लोगों ने बहुत सराहा। जी। जी। डॉक्टर पारिक साहब, हार्डोती की जनता है, उनको आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में बताते हुए किस तरह उनको अपना जीवन यापन जी, करना चाहिए? मेरे मन की बात आपने छीन ली। जब तक आयुर्वेद के अनुसार कैसे जिए, जी यह प्रश्न अथवा यह उत्तर नहीं जाएगा, मैसेज नहीं जाएगा जनता में, तब तक आयुर्वेद का काम अधूरा है। तो बिल्कुल। ये चीज आपने महत्वपूर्ण बात करी है कि आयुर्वेद का मैसेज क्या हो, स्वस्थ व्यक्ति कैसे रहे। हमारी दिनचर्या प्रारंभ होती है सुबह होने से। बिल्कुल। दिन की चर्या अर्थात दिन का आचरण। हम सुबह उठे और रात को सोए, वो हुई हमारी दिनचर्या। अब आप कहेंगे साहब मैं तो 8 बजे उठता हूं, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को एक ही बात कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद क्या बोलता है वो आप सुनिएगा। जी उठने के बारे में, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। बिल्कुल। फिर क्या करें, जीर्णम अजीर्णम जीर्णा जीर्णम निरूपयन। आप उठने के बाद ये सोचें कि मैंने कल जो भोजन किया वो जीर्ण हुआ कि नहीं हुआ, पचावट हुई कि नहीं हुई। जी अगर पचावट हो गई तो आप उठिए, पचावट नहीं हुई तो थोड़ा पानी पी करके पुनः सो जाएं, 15-20 मिनट के लिए सो जाएं। जी तो ब्रह्म मुहूर्त आप 4 बजे मान लो, 4:30 बजे मान लो, 5 बजे मान लो, पर सूर्योदय के पहले आप उठ जाओ। तो ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठ है। फिर उठ करके क्या करें, आप आपको पानी पीना है।
पानी कैसा हो? बिना कुल्ला किए। बहुत सुंदर। लोग क्या करते हैं कि उठेंगे, कुल्ला करेंगे और बाद में पानी पिएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आपका रात्रि को जैसा भी था, रात को आप ब्रश करके सोएं, ब्रश करने के बाद जब आप सो गए, उठने के बाद तांबे के पात्र में भरा हुआ पानी अगर मिल जाए तो बेस्ट, नहीं मिले तो मटके का पानी, गर्मी में मटके का पानी ले सकते हो, सर्दियों में जो है जो शरीर अनुकूल रहे उस जल का सेवन करना चाहिए, उस जल को आप सेवन करें। उसके बाद मल त्याग करें, उसमें विलंब नहीं। मल त्याग के पश्चात आपका पेस्ट अर्थात दंत धावन, आयुर्वेद बोलता है दंत धावन करें। जी जी। पेस्ट कैसी हो आपकी, आपका ब्रश कैसा हो? 12 अंगुल लंबा। आज ब्रश की वही शायद आती शायद 8 अंगुल 10 अंगुल का है, जी। 12 अंगुलम लिखा है आयुर्वेद में। जी। आपका ब्रश 10 अंगुल का हो। और किस औषधि से करें? नीम, बबूल, करंज, ऐसी और भी कई औषधियों का जिक्र है। जी जी। अपामार्ग, ठीक। अपामार्ग की जड़ से आप अगर 10-12 वर्ष तक दंत मंजन कर लें, दातुन कर लें, तो कोई बीमारी नहीं होगी दांतों की। और अध्यात्म तो ये बोलता है कि वाक सिद्धि हो जाती है। तो बहुत ऐसी औषधियों का जो है आप वो करें। जीवा निर्लेखन, जीभ को साफ करें, मुंह में पानी भर के और आंखों को धोए, उसको बोलते हैं नेत्र आश्चोतन। जी। आपकी आंखों में कोई खराबी नहीं होगी। प्रतिदिन मुंह में पानी भरें, पानी भर के आंखों में छींटे मारें, आंखें खोल के रखें आप, शम शीतोष्ण जल से, बहुत ठंडा भी नहीं हो बहुत गर्म भी नहीं हो, जी। उससे आप छींटे मारें। उसके बाद अभ्यंगम, प्रतिदिन मालिश करें शरीर का। जी। अभ्यंगम आचरित नित्यम, नित्य लिखा है, लोग करते हैं केवल सर्दियों में, बिल्कुल। नहीं गर्मियों में भी करो। तेल कैसा हो? ऋतु के अनुसार। अभी आप नारियल का तेल ले सकते हैं, सर्दियों में आप सरसों का तेल ले सकते हैं। तो अभ्यंगम आचरित नित्यम, और उस अभ्यंग को अर्थात उस मालिश को कहां कहां पर करें? संपूर्ण शरीर में करें। शिरह, श्रवण, कान में लगाएं और साइड में भी लगाएं, जी। कोई नहीं लगाता है, बिल्कुल। यहाँ कोई नहीं करता है। और पादेशु, पादेशु का मतलब है पाद पैर को। तलेशु, बिल्कुल। पाँव में तो लगाना ही है। जी। पाद तलेशु तम विशेषेण शीलयेत, तम मतलब उस अभ्यंग को विशेष रूप से करें। आपकी छाती में, हाथों में, पीठ में, पाँव में, यहाँ तो लगाना ही आपको, पर सिर में, यहाँ पर नाभि के अंदर और पाँव के तलों में मालिश जरूर करें। जी। फिर एक क्रम आता है आपका व्यायाम। व्यायाम व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करेगा उसके कई रोग बिना दवा के ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। उसके शरीर में मोटापा नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, डायबिटीज नहीं बढ़ेगी, उसके थायराइड नहीं होगा, शरीर एक्टिव रहेगा, अग्निमांद्य कभी नहीं होगा, उसको भूख अच्छी लगेगी। तो व्यायाम करने से और शरीर का सौष्ठव बनेगा, उसके मांसपेशियां जो कट्स वगैरह होंगी वो निश्चित रूप से हो जाएगी। तो व्यायाम करें। उसके बाद फिर जो समय आपका बचा वो आ गया आपका स्नान। स्नान के भी कई तरीके बताए आयुर्वेद में। अगर सर्दी का मौसम है तो हल्का सा गर्म पानी से स्नान करें, गर्मी का मौसम है तो थोड़ा शीतल जल से स्नान करें। गर्मियों के मौसम में आप उसमें विशेष सुगंधित चीजें डाल सकते हैं, जबकि परंपरा लुप्त हो गई आयुर्वेद की, आजकल तो डिओडोरेंट हो गई। अरे आयुर्वेद बोलता है कि गर्मियों में आप मोगरे का इत्र, चमेली का इत्र, गुलाब का इत्र, चंदन का इत्र ये डालें और फिर स्नान करें, तो देखिए फिर तरोताजी रहेगी, डिप्रेशन में कोई जाएगा ही नहीं। बिल्कुल। आज के बच्चे डिप्रेशन में, और आज का आदमी डिप्रेशन में, एंजाइटी में जा रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस दूर कैसे होगा? सुगंधित चीजों से, बिल्कुल। अपने अच्छे मित्रों के पास बैठने से, अच्छे बातें करने से होगा। तो उनका प्रयोग करना चाहिए आदमी को। उसके बाद स्नान हो गया, फिर आया भोजन का क्रम। भोजन वो करें जो ऋतु के अनुसार हो। बिल्कुल। सर्दियों में और गर्मियों में ऋतु देख करके भोजन करें। और कितना करें? अपनी भूख का 4 हिस्सा करें। जी। जितनी भूख है आपको, अगर 8 रोटी की भूख है तो क्या करें? 2 भागों पूरेत अन्न ही। आपको जितनी भूख लग रही है उसके 4 भाग करें, उसके 2 भाग भोजन करें आप, बस 2 को खाली रखें आप। हम क्या करते हैं? पूरे चारों भाग भर लेते हैं, बाकी और भी कुछ जगह हो तो उसमें भर लेते हैं। जी। आयुर्वेद नहीं, आयुर्वेद बोलता नहीं, आप सारी क्रियाकलाप कर रहे हो, सुबह भी उठ रहे हो, दौड़ कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर आपने भोजन पर ध्यान नहीं दिया तो एक चीज ये खराब हो गई। बिल्कुल। आयुर्वेद बोलता है कि आप हर स्टेप पे काम करो। सुबह उठ रहे हो जल्दी, वो भी जरूरी है, फिर व्यायाम भी जरूरी है, अभ्यंग भी जरूरी है, सुबह उषा पान वो भी जरूरी है। और इस तरह से आते आते फिर जब भोजन का क्रम आया तो भोजन पे ध्यान दो। 2 भाग हो पूरे तन नहीं, 2 भाग भोजन से भरे, तोए ना,
एकम प्रपूरयेत, एक भाग को पानी से भरें, अब बच गया एक भाग, उसको क्या करें, वायु संचरणार्थम, वायु के घूमने के लिए, शेषम वही अवशेषयेत, वो जो चौथा भाग है उसको खाली छोड़ दो। मतलब इतना तो हमेशा ही आपको छोड़ना है। ये भोजन का प्रकार हो गया। भोजन के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पीना चाहे पानी तो पी सकते हैं, नहीं पीना चाहें तो कोई बात नहीं, बाद में पिए। भोजन के साथ में आपको मट्ठा अथवा छाछ का प्रयोग करना चाहिए। भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन के बाद में छाछ पीना ही चाहिए, दिन के भोजन के बाद, रात्रि को नहीं। तो ये आयुर्वेद के जो इस तरह के जो क्रम है, इनका प्रयोग आदमी करे तो निश्चित रूप से आदमी स्वस्थ रहेगा। जी। इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट थे हमारे साथ सहायक निदेशक आयुर्वेद रेवती रमन जी पारिक साहब। पारिक साहब ने आज जो वर्तमान आयुर्वेद औषधालयों के बारे में जानकारी दी, किस किस तरह की दवाइयाँ उपलब्धता है और आदमी को आयुर्वेद से कैसे जुड़ना चाहिए, उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया। और किस तरह आम आदमी की जो दिनचर्या रहे, यदि उसी के अनुसार चले तो कहीं कोई रोग सामने नहीं आएगा। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। अगले हफ्ते हम एक नए मेहमान के साथ रूबरू होंगे। नमस्कार। नमस्कार।